सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत NIOS कक्षा 10 और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा 10 में जो साइंस और टेक्नोलॉजी नामक विषय है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस विषय के जो चैप्टर नंबर 5 है परमाणु संरचना, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 4 पाठ पढ़ाए हैं, तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है साइंस और टेक्नोलॉजी नाम की, वहाँ पर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछला चैप्टर हमारा चौथा चैप्टर था, जो हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इनके बारे में हमने विस्तार से जाना है, अच्छे से समझा है, और उससे संबंधित जो PDF है वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। तो जानवी एजुकेशन हब के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उनको आप ज्वाइन कीजिएगा। तो वहाँ जो मोस्ट इस साइंस की जो PDF है, जहाँ पर मोस्ट हाईलाइट किए हुए जो लाइनें हैं, नोट्स है, वो उस पर डाली गई है। तो अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में भी मैंने जो आपकी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो चैप्टर की, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो उसको आप अपने नोटबुक में उतार सकते हो, या आप वीडियो के जरिए भी आपको इन मोस्ट लाइनों को पढ़ सकते हो। तो पढ़ते हैं परमाणु संरचना। तो हम इस पाठ में देखेंगे कि परमाणु की संरचना यानी परमाणु किस तरह से बना हुआ है ना। जैसे कि जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि परमाणु अविभाज्य है ना, कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। लेकिन बाद में अन्य कई प्रयोग किए गए, उसके बाद में ये पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, यानी कि परमाणु के अंदर भी कुछ उसके मूल कण होते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे, कौन कौन से ऐसे मूल कण परमाणु के अंतर्गत होते हैं, और उनको कैसे पता किया और वो कैसे बनते हैं। तो देखिए, पार्ट 2 में आपने अणुओं और परमाणु का द्रव्यों के घटक के रूप में अध्ययन किया। तो हमने पार्ट 2 पढ़ा था, उसमें अणुओं और परमाणु का द्रव्यों के घटक के रूप में अध्ययन किया था। आपने सीखा कि परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा घटक होता है। तो उन पाठों में तो हमने ये सीखा था कि परमाणु जो है वो द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, कोई पदार्थ है, उसका परमाणु सबसे छोटा घटक होता है। ये हमने वहाँ पर पढ़ा था। अध्याय 3 में आपने रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके विभिन्न प्रकार तथा उनको प्रदर्शित करने के तरीके को सीखा। जैसा कि आप जानते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। तो डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया, जो हमने पढ़ा है पिछले पाठों में, कि विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। मान लो आपने एक है ना पत्थर लिया, तो पत्थर का परमाणु अलग होगा, ठीक है। आपने एक मिश्री का डला लिया, तो मिश्री के डले के परमाणु अलग होगा। तो देखो, कोई भी पदार्थ होता है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने से वो छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है। फिर उसको और तोड़ते हैं तो उसको फिर छोटे छोटे उसके कण बन जाते हैं, है ना। फिर उसको तोड़ा जाता है तो और बारीक कणों के अंदर यानी परमाणु में विभक्त हो जाता है। अब ये कहा गया पहले कि अब उससे ज़्यादा बारीक कण नहीं होगा, सबसे छोटा मूल कण उसका परमाणु ही होता है। लेकिन उसके बाद में जब कई प्रयोग किए गए तो उससे पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु का भी विभाजन किया जा सकता है, परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। परमाणु भी है, वो भी अन्य मूल कणों से बना हुआ होता है। तो ये तो पता है कि डाल्टन ने एक सिद्ध किया परमाणु जो है, अलग अलग तत्वों के परमाणु भी अलग अलग होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु का पुनर्गठन होता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। मैंने बताया कि उसके बाद जो कई प्रयोग हुए, उसके बाद पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। जैसा कि डाल्टन की परिकल्पना थी, सही नहीं है। तो डाल्टन ने कहा था कि परमाणु तो क्या है, अविभाज्य, यानी परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी मूल इकाई परमाणु ही होती है। लेकिन अब ऐसा सही नहीं है, यानी परमाणु भी विभाजित हो सकता है, परमाणु का भी खंडन किया जा सकता है, परमाणु के भी टुकड़े होते हैं, परमाणु भी किसी न किसी मूल कणों से बना होता है। परमाणु की संरचना है और वह सूक्ष्म घटकों से बना है। इस पाठ में हम कुछ सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे, जैसा कि एक परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु कैसे बना हुआ है, परमाणु के घटक क्या है, परमाणु में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं। क्योंकि विभिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, तो विभिन्न तत्व होते हैं, अलग अलग पदार्थ है, उनके परमाणु भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस इकाई के आरंभ में हम परमाणु के मूल कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के खोज के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखो, परमाणु का मूल कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये परमाणु के भी मूल कण होते हैं, इनसे ही परमाणु बनता है। तो अब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, हम जानेंगे। इसके बाद हम इस खोज के आधार पर परमाणु के विभिन्न प्रस्तावित मॉडल के बारे में सीखेंगे। हम ये चर्चा करेंगे कि परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल जैसे कैसे विकसित किए गए, यानी परमाणु संरचना के जो अलग अलग मॉडल है, अलग अलग अभिधारणाएं हैं, ठीक है, अलग अलग अवधारणाएं हैं, है ना, वो कैसे विकसित किए गए, और साथ ही इन मॉडल की सफलता व कमी को समझेंगे। इसके पश्चात परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था और वितरण का वर्णन
करेंगे। इस व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन के विन्यास के रूप में जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास तत्वों के विभिन्न गुणों को समझने में उपयोगी होता है। जो इलेक्ट्रॉन का विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ होता है, वो विभिन्न प्रकार के तत्वों के अलग अलग गुणों को समझने में हमारी मदद करता है। इसके द्वारा गठित रासायनिक आबंध की प्रकृति का निर्धारण भी इनसे ही होता है। पाठ 7 रासायनिक आबंध में हमने इस पहलू पर अध्ययन करेंगे। अब देखो, इस पाठ को पढ़ने के क्या उद्देश्य है। तो इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आप द्रव्यमान में मौजूद आवेशित आयनों की उपस्थिति दिखाने के सबूत का अनुस्मरण कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज का वर्णन कर सकेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और उसकी असफलता की व्याख्या कर सकेंगे। थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर चर्चा और उनकी व्याख्या कर सकेंगे। परमाणु के बोर मॉडल यानी परमाणु का बोर मॉडल की संक्षिप्त व्याख्या कर सकेंगे। न्यूट्रॉन की खोज का वर्णन कर सकेंगे। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की विशेषताओं और गुणों की तुलना कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए विभिन्न नियमों की व्याख्या और परमाणु संख्या तक विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉन के वितरण का वर्णन कर सकेंगे। यानी परमाणु संख्या कहाँ तक 20 तक हम जो विभिन्न कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसका वितरण हम बता सकेंगे। संयोजकता की और परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संयोजकता के साथ संबंध कर सकेंगे और परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की परिभाषा दे सकेंगे। तो ये हमारा इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य रहेगा। देखो, कई बार स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि मैम हमें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाइए, ठीक है, जैसे साइंस के हैं, इनके हैं। तो देखो, मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है कि मैं पहले चैप्टर को पढ़ाती हूँ, चैप्टर को अच्छे से समझाना होता है, उसके बाद पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाने होते हैं। कारण ये है कि जब तक आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन के आंसर कितना रट लोगे, आप रटोगे फिर भूल जाओगे। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में दे क्या रखा है, उस चैप्टर में क्या चीज़ें समझा रखी है। उसके बाद जब क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन भी आपके समझ में आता है और उसका आंसर पढ़ते हो तो आंसर भी आपको समझ में आता है कि ये आंसर ऐसा क्यों हुआ है और ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। आप डायरेक्ट किसी भी विषय का क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, रट के जाते हो, तो फिर वही है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। पता नहीं है कि वो क्वेश्चन आ भी जाए नहीं भी आए, वो किसी और तरीके से घुमा के अगर क्वेश्चन पूछता है तो फिर आप वहाँ अटकोगे। तो ज़रूरी है, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप चैप्टर को पढ़िए और उसके बाद आप उनके क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए, है ना। चाहे माध्यम कुछ भी हो सकता है, आप खुद अपनी बुक से पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग से पढ़ सकते हो या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, लेकिन ज़रूरी है कि पहले चैप्टर क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो इसी वजह से पहले मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ, है ना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का करवाती हूँ, क्योंकि चैप्टर आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन आंसर तो आप कैसे भी याद कर लोगे, है ना। आप खुद ढूंढ लोगे क्वेश्चन के आंसर या फिर किसी और तरीके से भी आप याद कर सकते हो और माध्यमों से भी आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढ सकते हो, लेकिन पहले ज़रूरी है चैप्टर को रीड करना, चैप्टर को समझना। तो अब देखते हैं परमाणु के आवेशित कण कि परमाणु के आवेशित कण कौन कौन से होते हैं। तो देखो, उससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझना होगा कि किस तरह से परमाणु के आवेशित कण आपस में आकर्षित होते हैं। देखो, परमाणु में जो है 2 तरह के आवेशित कण होते हैं, एक तो धन आवेशित होता है, एक ऋण आवेशित होता है, ठीक है। धन आवेशित यानी प्लस वाला परमाणु, प्लस में, है ना, पॉजिटिव, और एक होता है ऋणात्मक यानी माइनस वाला। अब इसमें इनके क्या सिद्धांत है आपस में, यानी इनके क्या सिद्धांत होते हैं कि जब प्लस प्लस के परमाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, ये आवेशित पास पास में होंगे तो ये विकर्षित हो गए यानी दूर दूर भागेंगे। जब समान आवेश पास में होते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, ये दूर दूर जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार जब माइनस माइनस के आवेश पास में होते हैं तो इनमें भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये भी दूर दूर जाएंगे। लेकिन जब विपरीत आवेश वाले यानी प्लस और माइनस विपरीत आवेश वाले जो परमाणु हैं वो पास पास में होते हैं तो उनमें आपस में क्या होता है, आकर्षण होता है। आपने बैटरी देखी होगी, कोई भी शेल देखा होगा, तो एक साइड में माइनस होता है, एक साइड प्लस होता है, दोनों को तारों को जोड़ा जाता है। जब दोनों की तरफ से जुड़ता है, मान लो कोई भी बैटरी है, कोई भी शेल है ना, शेल का एक तरफ से इधर जुड़ता है, ये एक तरफ से इधर जोड़ा जाता है, तो एक तरफ माइनस का होता है ना, एक तरफ प्लस का होता है। जब ये दोनों जुड़ते हैं उस तार के अंदर तो उसमें विद्युत पैदा होती है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। तो ये होता है आवेश का। आपको ध्यान रखना है कि जब समान आवेश पास पास में होता है तो उनमें प्रतिकर्षण होता है, वो दूर दूर जाते हैं, और जब असमान आवेश पास में होते हैं, प्लस माइनस पास में होगा, तो उनमें आपस में आकर्षण होगा और वो पास पास आएंगे। तो परमाणु के आवेशित कण, आपने पाठ 2 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा। वर्ष 1803 में प्रस्तावित
इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाज्य घटक माना जाता है। तो डाल्टन के नियम के अनुसार, डाल्टन के प्रस्तावित सिद्धांत के अनुसार परमाणु प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा और अविभाज्य कण माना जाता है, अविभाज्य घटक माना जाता है कि अब उसका विभाजन नहीं होगा। डाल्टन का सिद्धांत उस समय प्रचलित द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम और गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या कर सकता है। तो डाल्टन का जो सिद्धांत है उस समय जो एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रचलित था, इनके बारे में हमने पिछले पाठों में पढ़ा है, ठीक है। और स्थिर अनुपात का जो नियम है या फिर और गुणित अनुपात के नियम की ही व्याख्या कर सकता था। हालांकि 19वीं सदी के अंत की ओर कुछ प्रयोगों से पता चला है कि 19वीं सदी के आसपास कुछ और प्रयोग किए गए, पता चला कि परमाणु न तो सबसे छोटा और न ही अविभाज्य कण है, जैसा कि डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है और वो अविभाज्य है। अब उस कण का कोई विभाजन नहीं हो सकता। मान लो मिश्री का डला है, मिश्री का डले को अपने तोड़ते गए और बाद में सबसे जो बारीक कण ऐसा बचा कि अब उसको तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, है ना। तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि ये कब पता चला, ये डाल्टन का जब प्रयोग था तब तो यही पता था कि परमाणु अविभाज्य, परमाणु को और नहीं तोड़ सकते, उसके अंदर और कोई कण नहीं निकलता, भाई उसकी लास्ट स्टेज आ गई, है ना। लेकिन जब बाद में प्रयोग किया गया तब पता चला कि ऐसा नहीं है, कि परमाणु सबसे छोटा नहीं होता, वो अविभाज्य नहीं होता है। और साथ में इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब में परमाणु हैं, वो सभी पदार्थ परमाणु से ही बने होते हैं। चाहे कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, सभी ना कुछ, चाहे कोई भी गैसें हो, सभी ना कुछ किसी परमाणु से बने हैं। चाहे वो गैस के रूप में हो, चाहे वो द्रव्य के रूप में यानी कि लिक्विड रूप में हो, या फिर किसी ठोस पदार्थ के रूप में हो, है ना। ये पदार्थों की अवस्था है और वो किसी न किसी परमाणु से अवश्य बने हुए होते, उनमें परमाणु होते ही होते हैं। तो जैसा कि डाल्टन ने कहा था क्या कि परमाणु सबसे छोटी इकाई है और वो अविभाज्य नहीं है, जबकि ऐसा अब नहीं है। वो बाद के प्रयोगों के बाद में जब 19वीं सदी में प्रयोग हुए तो वो उनका जो सिद्धांत है वो खंडित हो चुका था। ये भी सूक्ष्म कणों से बना होता है, कौन? परमाणु। तो परमाणु भी सूक्ष्म कणों से बना होता है। इन कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो जो ये कण है जिससे परमाणु बना हुआ है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों कणों से कौन बना हुआ होता है? परमाणु बना हुआ होता है। तो अब हमें पता चला कि परमाणु किससे बना हुआ होता है। तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे परमाणु बना हुआ होता है। तो ये परमाणु के 3 घटक है, 3 तत्व है जिनसे परमाणु बना है। इलेक्ट्रॉनिक ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस में होता है, ऋण आवेशित होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन प्रकृति के कण होते हैं। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उसमें किसी भी तरह का न तो धन आवेशित होता है, न वो ऋण आवेशित होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परमाणु कितने तत्वों से बना है? 3 तत्वों से। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके आवेश को भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, ठीक है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी तरह के इसमें आवेश नहीं होता, वो विद्युत उदासीन प्रकृति का होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी तरह का आवेश नहीं होता। अब आप इन आवेशित मूल कणों की खोज के बारे में सीखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनकी खोज कैसे हुई, किसने की और कब की, और किस तरह से प्रयोग किए गए इनकी खोज के लिए, वो हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज। तो देखो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज है वो वर्ष 1885 में विलियम क्रुक ने प्रयोग की श्रृंखला की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए विलियम क्रुक्स 1885 में विलियम क्रुक्स ने क्या किए, कुछ प्रयोग की श्रृंखला जारी रखी। इन्होंने आगे से आगे प्रयोग किए। उससे पहले जो है जूलियस प्लकर ने ही कैथोड किरणों का प्रयोग किया था और जे थॉमस ने इन्हें कैथोड किरणें कहा था, क्योंकि कैथोड किरणें जो है उसी से पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते। तो शुरुआत तो किसने की थी? शुरुआत की थी जूलियस प्लकर ने और जे थॉमस ने, है ना। उसके बाद में जो लोग आते गए बाकी अन्य कई ने प्रयोग किए, उनमें एक नाम है विलियम क्रुक्स, है ना। तो विलियम क्रुक्स ने जो प्रयोग की श्रृंखला आगे जारी रखी। इन्होंने कैथोड किरण का उपयोग करके धातु को एक खाली ट्यूब में तेज गर्म करके उनके व्यवहार का अध्ययन किया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कैथोड किरणों का उपयोग किया। तो कैथोड किरणों का प्रयोग पहले किसने किया था? जूलियस प्लकर ने किया था। और कैथोड किरणें नाम किसने दिया? जब वो प्रयोग किया और उसमें जो किरण निकली उसको नाम दिया कैथोड किरण, और कैथोड किरण नाम दिया था जे थॉमसन ने, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको नाम याद रखने हैं। और उसके बाद में आगे कैथोड किरणों पर प्रयोग किसने किया? विलियम क्रुक्स ने किया। तो उसने इस प्रयोग को करने के लिए क्या किया? देखो इस तरह का इन्होंने क्या लिया कि एक है ना खाली ट्यूब ली, है ना, तेज गर्म करके उसको व्यवहार का अध्ययन किया। उसको तेज गर्म किया गया और गर्म किसके जरिए किया गया? जो बैटरी होती है उच्च ताप वाली, उच्च वोल्टेज वाली बैटरी होती है, उससे उनको करंट दिया गया।
है ना। तो एक साइड में उन्होंने कैथोड को लगाया और दूसरी साइड में उन्होंने एनोड को लगाया, यानी प्लस वाला एक प्लेट लगाई, ठीक है, जिसको कैथोड कहा गया, और माइनस वाली एक प्लेट लगाई जिसको कैथोड कहा गया, और प्लस वाला उसको एनोड कहा गया, ठीक है। अब इनसे कुछ आंशिक निकासी कांच की ट्यूब है। अब ये ट्यूब है, अब इसके अंदर आप देखोगे, देखो ये एक बहुत बारीक सी क्या निकल रही है, इसके अंतर्गत एक बारीक सी एक प्रकाश की किरण निकल रही है ना। तो ये कैथोड किरणें कहा गया इसको। अब इसका प्रयोग कैसे किया गया कि यहाँ पर ये माइनस आवेशित है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कैथोड की प्लेट इधर लगा दी गई है, माइनस आवेशित कैथोड की प्लेट है, ठीक है। इधर एनोड की प्लेट लगाई गई जो कि प्लस आवेशित थी, यानी धन आवेशित थी। अब कैथोड की जब प्लग लगाएगी और ये माइनस आवेशित, इसको ऋण आवेशित इधर से जोड़ा गया बैटरी से, ये उच्च वोल्टेज वाली बैटरी है, इसको प्लस वाले से जोड़ दिया गया, है ना। तो दिया क्या गया, एक नली ली गई, एक ट्यूब ली गई जो कि निर्वात थी, निर्वात यानी उसमें किसी भी तरह की गैस वगैरह नहीं थी, कोई भी तरह की हवा नहीं थी, निर्वात थी, है ना। अब कैथोड से क्या किया था, इसको विद्युत दिया गया, है ना, विद्युत दिया गया कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ। तो यहाँ से देखा कैथोड की तरफ से जब इसको विद्युत दिया गया, उसको गर्म किया गया इस नली को, तो देखा कि यहाँ से कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकल रही है और किरणें निकल के किस तरफ जा रही है, एनोड की तरफ, क्योंकि ऋण आवेशित से किरणें निकले किधर जाएगी, धन आवेशित की तरफ, क्योंकि ऋण आवेशित धन आवेशित की तरफ ये दोनों जब अलग अलग आवेश होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, आकर्षित ये करते हैं। तो ऋण आवेशित की तरफ से ये कैथोड की तरफ से जो किरणें निकली वो एनोड की तरफ जा रही है, एक पतली सी किरण उन्होंने देखा जो कि सीधी रेखा में गमन कर रही थी। तो एक प्रकाश उपस्थित हुआ और वो प्रकाश किधर गया, कैथोड की तरफ, एक किरण के रूप में उन्होंने एक प्रकाश को जाना। अब इसके बारे में जानेंगे। तो एक कैथोड किरण नली, निर्वात नली में इलेक्ट्रॉन पर उच्च वोल्टेज पारित करके कैथोड किरणें प्राप्त की गई। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। तो यहाँ पर एक किरणें दिखाई यानी इसको गर्म किया गया, तो यहाँ पर एक किरण निकली जो कि एनोड की तरफ जाती हुई नजर आई। और ये नली कैसी है, निर्वात है, इसमें किसी भी तरह का गैस नहीं है। अब इसने कैसे प्रयोग किया, एक कैथोड किरण नली एक आंशिक रूप से खाली ट्यूब होती है। तो कैथोड नली क्या होती है, एक आंशिक रूप से खाली ट्यूब होती है, यानी उस ट्यूब के अंदर, उस नली के अंदर किसी भी तरह का हवा नहीं होती, जो छोटी सी नली अभी हमने चित्र में देखी थी, जिसमें धातु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, धातु के इलेक्ट्रॉन होते हैं। हवा रहित ट्यूब को खाली ट्यूब कहते हैं, जो हवा रहित ट्यूब होते हैं उसको खाली ट्यूब कहते हैं। ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन को कैथोड, जबकि धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को एनोड कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, जो ऋण आवेशित कैथोड इलेक्ट्रॉन था उसको क्या बोला गया, कैथोड। तो ये जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, ये ऋण आवेशित इसको कैथोड कहा गया, और जो धनावेशित इलेक्ट्रॉन है उसको एनोड कहा गया। और ये खाली ट्यूब है, आंशिक विकसित कांच की ट्यूब है जो कि निर्वात है, एकदम खाली ट्यूब है, और यहाँ पर कैथोड की किरण नजर आ रही है। जब इसको क्या दिया, उच्च वोल्टेज वाला ताप दिया गया, विद्युत दिया गया, उच्च वोल्टेज वाला ताप है, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो कैथोड की तरफ से, किसकी तरफ से, कैथोड की तरफ से, इधर कैथोड की तरफ से एक किरण प्रभावित होती है, एक किरण प्रसारित होती है जो कि सीधी लाइन में जाती है, किस तरफ जाती है, एनोड की तरफ जाती हुई नजर आती है। तो इसको एनोड कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, एनोड और कैथोड किसे कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को एक उच्च वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया, तो उच्च वोल्टेज स्रोत है क्या, ये बैटरी है, देखो इससे इसको जोड़ा गया, इससे इस बैटरी से इसको जोड़ा गया, उच्च वोल्टेज वाली वो बैटरी है, इससे इसको जोड़ा गया। इस तरह एक कैथोड किरण नली को चित्र 5.1 में दिखाया गया था। चित्र 5.1 में ये कैथोड नली को दिखाया गया है, ये देखा गया। अब ये जो तरीका किया गया, ये प्रयोग किया गया, एक उच्च वोल्टेज वाली बैटरी से इसको कैथोड को जोड़ा गया। कैथोड यानी जो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन थे और धनावेशित इलेक्ट्रॉन थे, उसको जब विद्युत धारा दी गई, ठीक है, उच्च वोल्टेज वाला ताप दिया गया, तब कुछ क्रियाएं हुई। और क्या हुई कि हमने देखा कि यह बहुत तेज वोल्टेज पर विद्युत विसर्जन कैथोड किरण ट्यूब से में इलेक्ट्रॉन के ऊपर पारित किया जाता है। तो कि बहुत तेज वोल्टेज, यानी बहुत तेज वोल्टेज होता है, बहुत तेज विद्युत आगा जाता है, पर विद्युत विसर्जन, जब विद्युत का विसर्जन होता है उसको विद्युत मिलता है, जो बिजली का करंट मिलता है, विद्युत विसर्जन कैथोड किरण ट्यूब में इलेक्ट्रोड के ऊपर पारित किया जाता है कि तब कैथोड किरणों की एक धारा का उत्पादन होता है। तब कैथोड किरणों क्या होता है, एक धारा का उत्पादन होता है। ये कण कैथोड से एनोड की ओर चलते हुए दिखाई गए हैं। तो देखो ये कण किधर से निकले हुए हैं, कैथोड से, यानी कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। ये जो है वोल्टेज है, उच्च वोल्टेज वाली बैटरी, इससे इनको विद्युत विसर्जित किया गया। और इनको कैथोड किरणें कहा गया।
बाह्य चुंबकीय विद्युत के क्षेत्र के अभाव में ये किरणें सीधी रेखा में यात्रा करती है। 1897 में एक अंग्रेज भौतिकी विज्ञानी सर जे थॉमस ने दिखाया कि यह किरणें ऋण आवेशित कणों की धारा से बनी है। किससे बनी? ऋण आवेशित कणों की धारा से बनी है। ये देखो, ऋण आवेशित थे, यहाँ से कैथोड तो ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, यहीं से ये बनी है। ठीक है, यहाँ से बनी है और किसकी तरफ जा रही है? एनोड यानी प्लस की तरफ जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। ये निष्कर्ष प्रयोगात्मक अनुभव के आधार पर किया गया, यानी ये जो निष्कर्ष निकाला वो प्रयोग करके निकाला गया है। जब प्रयोग एक बाहरी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किया गया था। कैथोड किरण के गुण निम्नलिखित है। तो अब कैथोड किरण के गुण क्या क्या, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे गुण आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि कैथोड किरणें सीधी लाइन में चलती है। कैथोड किरणें कैसे चलेगी? सीधी लाइन में। दिखाया भी गया है चित्र के अंदर, देखिए। कैथोड किरणें हमेशा सीधी लाइन में चलती है। कैथोड किरणें कैसे चलती है? हमेशा सीधी लाइन में ही वो चलेगी, सीधी लाइन में चलती है। तो सीधी लाइन में इसको चलते हुए दिखाया गया। तो ये नियम आपको ध्यान रखना है। कैथोड कण के कण है, कैथोड किरण है, कैथोड किरण के गुण आपको ध्यान में रखने हैं कि कैथोड किरणें सीधी लाइन में चलती है। कैथोड किरणों के घटक कणों का द्रव्यमान और उसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि तो कैथोड किरण में जो घटक कण होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें द्रव्यमान भी होता है ना। उसमें द्रव्यमान होगा, साथ में वो गतिज ऊर्जा करेगी, यानी कि वो क्या करेगी? गति कर रही होती है। कैथोड किरणों के घटक का द्रव्यमान नगण्य होता है, यानी कि वो आंखों से दिखाई नहीं देता और साथ में वो उसको गिना भी नहीं जा सकता, नगण्य होता है। और मगर वह तेज गति से चलते हैं। कैथोड किरणों के घटक ऋण आवेशित होते हैं। हमने पता कि अभी हमने देखा कि कैथोड किरणें किधर से निकल रही है? ऋण आवेशित की तरफ से निकल रही है। तो उसके जितने भी जो कण होते हैं, है ना, उसके घटक होते हैं। कैथोड किरण में जो घटक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं और भारी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। जब विद्युत की उपस्थिति इसको दी जाती है तो किस तरफ चलती है? ये धन आवेश की तरफ चलती है, यानी कि एनोड की तरफ ये चलेगी। तो ये देखिए, ये कैथोड किरणें जो कैसी होती है? ऋण आवेशित होती है। ठीक है, और जब विद्युत की धारा दी जाती है, बाहरी विद्युत प्रदर्शन उसको प्रसारित किया जाता है, विद्युत को करंट दिया जाता है, तो उसको उस ताप दिया जाता है, तो कैथोड से ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनिक है वो प्लस धन आवेशित इलेक्ट्रॉनिक की तरफ ही रवाना होते हैं, जो कि कौन से हो गए? इसको एनोड कहा गया। तो ये भी इसके गुण हो गए। उत्पन्न हुई कैथोड किरणों की प्रकृति। कैथोड किरण ट्यूब में भरी हुई गैस और कैथोड वे एनोड बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं होती है ना। यानी कैथोड किरणें जो बनी है, वो कैथोड जो किरण की जो ट्यूब है, जो ट्यूब में चाहे किसी भी तरह की गैस भरी हुई हो, है ना, उसकी प्रकृति पर वो निर्भर नहीं करेगा। वो कैथोड एनोड बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की प्रकृति पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो कैथोड एनोड बनाने की जो धातु ली गई है, अंदर जो धातु ली गई है, ये इस नली के अंदर किसी भी तरह की गैस भरी हुई है, उसका फर्क इन पर नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह का फर्क इन पर नहीं पड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस नली के अंदर किसी भी तरह की गैस भरी हो, चाहे ऑक्सीजन भरी हो, चाहे हाइड्रोजन भरी हो, चाहे फिर नाइट्रोजन भरी हो, उसका प्रभाव इस कैथोड की किरणों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। प्रत्येक स्थिति में आवेश और द्रव्यमान का अनुपात एक समान पाया जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में जो उसके आवेश है, इलेक्ट्रॉन है और द्रव्यमान है, उनका अनुपात हमेशा एक ही पाया गया है। अब देखो, अब एक प्रयोग और किया गया कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी हैं। ये किरणें कैथोड से एनोड की ओर सीधी रेखाओं में चलती है, परंतु एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये घन प्लेट की ओर मुड़ जाती है। तो ये भी प्रयोग किया गया कि जब कैथोड किरणों को एनोड किरणों से जब ये प्रसारित करके बाहर निकाली गई इसको, और यहाँ पर भी क्या है? ये कैथोड है और ये एनोड की प्लेट लगाई गई है। ठीक है, और इसको विद्युत का आघात दिया गया है, यानी कि इसको वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, तब ये क्या होगी? ये सीधी रेखा में गमन करेगा। और अगर बाहर कोई ऐसा पर्दा लगा हुआ है जो कि प्रदीप्त पर्दा है, यानी कि जहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करने वाला कोई पर्दा है, तो ये रेखाएं क्या करेगी? थोड़ा विचलित भी होगी और सीधी रेखा में भी जाएगी। ठीक है, और ये पर्दे पर प्रकाश उपस्थित कर देगी, उसको प्रदीप्त कर देगी। कैथोड किरणों के इन कणों को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो यही कैथोड किरणें बाद में क्या कहलाई गई? इलेक्ट्रॉन कहलाया गया। यह भी देखा गया है कि कैथोड किरणों के गुण एक जैसे होते हैं, चाहे कैथोड ट्यूब में कोई भी गैस ली जाए। तो कैथोड ट्यूब में जब किसी भी तरह की गैस हो, अभी हमने ऊपर इसका गुण भी पढ़ा था कि कोई भी तरह की गैस हो, उसका कोई प्रभाव, है ना, उसके ऊपर नहीं पड़ता है। चाहे वो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर ना नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, किसी भी तरह की गैस अगर उस ट्यूब में भरी हुई है, उसका प्रभाव कैथोड की किरणों पर नहीं पड़ता है। चाहे कैथोड ट्यूब में कोई भी गैस ली जाए या कैथोड किसी भी धातु का बना हो, जो कैथोड है वो किसी भी धातु का बना हुआ हो, जैसे कि मान लो ये कैथोड है, ये कैथोड जो है वो किसी भी धातु का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, लेकिन उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इससे थॉमस ने ये निष्कर्ष निकाला कि सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सभी परमाणु में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो भी परमाणु है, जो भी पदार्थ है, हर पदार्थ परमाणु से बना हुआ, और सभी पदार्थों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परमाणु अविभाज्य है, जैसा कि डाल्टन और दूसरों के द्वारा माना जाता है। सही नहीं है। कि इसका अर्थ यह हुआ क्या हुआ कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, जैसा कि डाल्टन और दूसरों के द्वारा माना गया था कि परमाणु क्या अविभाज्य। ये अर्थ, इसका तो अर्थ ये हुआ। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत आंशिक रूप से विफल रहे। तो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था कि परमाणु तो क्या अविभाज्य है, उसको तो, और उसके तो सबसे लास्ट वाला जो मूल तत्व ही परमाणु है, उसके बाद में उसका विभाजन हो ही नहीं सकता। तो ये बात सिद्ध बाद में जब अन्य प्रयोग किए गए तो ये बात तो गलत साबित हो गई, यानी इसका प्रयोग विफल हो गए। क्योंकि परमाणु में भी कौन से होते हैं? 3 मूल तत्व होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अब ये नाभिक में उपस्थित होते हैं। हमने ये पढ़ा था पिछले पार्ट में, पी और एन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर होते हैं ये कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन जितने भी इसके जिस भी धातु के अकॉर्डिंग हो गए वो, और ये माइनस ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। लेकिन एक हाइड्रोजन ऐसी गैस है, हाइड्रोजन है, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, ओनली उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होगा। इस निष्कर्ष को एक सवाल उठा, यदि परमाणु विभाज्य था। अब बाद में जब ये निष्कर्ष निकाला गया परमाणु तो विभाज्य होता है, परमाणु में भी मूल कणों से बनता है, परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। तो जब ये बात सिद्ध हुई कि परमाणु विभाज्य था तो उसके घटक क्या थे? तो फिर बताओगे उसमें क्या क्या घटक थे? जो अविभाज्य है तो फिर कोई परमाणु तो टूट रहा है ना, तो उसमें कौन कौन से तत्व है? तो हमने पहले पढ़ा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो कि कौन कौन से घटक है? आज ये पाया गया है कि परमाणु का गठन बहुत से सूक्ष्म कणों से हुआ। तो परमाणु भी बहुत बारीक सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। परमाणु को बनाने वाले घटकों में से एक है क्या? अब अगले भाग में हम परमाणु के मौजूद दूसरे घटकों के विषय में जानेंगे। तो परमाणु को बनाने वाले घटकों में से एक घटक तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, जो हमने पढ़ा कैथोड किरणें क्या कहलाई? इलेक्ट्रॉन कहलाई है। तो एक घटक तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉन, और बाकी के अन्य घटक हम आगे पढ़ेंगे। आपने ऊपर सीखा है कि परमाणु का गठन बहुत ही सूक्ष्म कणों से हुआ है। परमाणु को बनाने वाले इन सूक्ष्म कणों को अपरमाणु कहते हैं। अपरमाणु किसे कहते हैं? जो परमाणु को बनाने वाले सूक्ष्म कण होते हैं। कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? अपरमाणु कहते हैं। आपने ऊपर सीखा है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के घटक में से एक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? इन परमाणु के घटक में से एक है। मान लो एक परमाणु है जो किस किस से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे मिलकर ये बना है। तो ये क्या कहलाए है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपरमाणु कहलाए है। तो ये परमाणु के घटक है, परमाणु के तत्व है। अब अगले भाग में हम परमाणु में मौजूद दूसरे घटकों के विषय में सीखेंगे। क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, अतः उसमें धन आवेशित कणों की उपस्थिति भी हमें उम्मीद है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेशित उदासीन होता है। तो हमने इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जाना कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है। ठीक है। एक नली ली गई है, जो निर्वात वाली नली थी, उसमें एक तरफ कैथोड ट्यूब लगाई गई, कैथोड लगाया गया, है ना, ऋणावेशित, एक तरफ एनोड। ठीक है। जब उसको उच्च ताप पर वोल्टेज दिया गया, और वो जो नली है, जो ट्यूब है वो कैसी है? वो ट्यूब जो है निर्वात है, उसमें किसी भी तरह की गैस नहीं भरी हुई है। जब उसको उच्च वोल्टेज दिया गया और वो गर्म हुई, तो हमने देखा कैथोड की तरफ से, यानी कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ से, कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकली है, जो कि सीधी रेखा में गमन करती है और एनोड की तरफ जाती है, क्योंकि वो धन आवेशित है। तो हमने देखा कि ऋण आवेशित की तरफ, धन आवेशित की तरफ आकर्षित होती है। जब अलग अलग तरह के आवेश होते हैं, एक धन आवेशित, एक ऋण आवेशित, है ना, तो आपस में आकर्षित होते हैं। तो एनोड की तरफ वो किरण जाती हुई नजर आई, और वो हमेशा सीधी रेखा में जाती है। तो ये एक इसका गुण हो गया। दूसरा गुण ये है कि जो कैथोड की किरणें होती हैं, वो जो है उसका द्रव्यमान होता है, उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है क्योंकि जलती है, और साथ में कैथोड की जो किरणों के जो घटक होते हैं उसमें द्रव्यमान नगण्य होता है और वो तेज गति से चलते हैं। और कैथोड की किरणें के घटक ऋण आवेशित होते हैं, और वे भारी विद्युत की उपस्थिति में धन आवेशित की तरफ आकर्षित होते हैं। और कैथोड की किरण के अंदर जो भी ट्यूब भरी होती है, उसमें कोई किसी भी तरह का किसी भी गैस का उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने इसमें देखा। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। कैथोड किरणों के बारे में हम जाना, तो हमने परमाणु का एक घटक की खोज कर ली है, वो है इलेक्ट्रॉन। अगले वीडियो में हम प्रोटॉन की खोज करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी हम जानेंगे। तो
अब हमें पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु भी किसी न किसी घटक से बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आपको देखने में दिक्कत होगी, तो यहाँ तक ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे वाले जो पॉइंट है, जैसे प्रोटॉन की खोज, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और जो भी आपकी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में भी आप लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।